ओके, तो हेलो फ्रेंड्स। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक इनकरेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होगा, प्लस कुछ एडिशनल डाटा मिलेगा। तो हमको क्या करना है, हमको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करेक्ट करना है, ठीक है। प्लस अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ओपनिंग क्लोजिंग और वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। The receipt and payment account of Delhi Sports Club prepared on 31st March 1986 is as follows। तो ये इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक है। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गलत है, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये जो इसमें हमारे एंट्रीज आ रखी है, इनको देख के हमको ये पता लगता है कि ये अकाउंट सही बना होगा कि गलत बना होगा, ठीक है। प्लस क्वेश्चन में पूछा भी होता है आपसे, जैसे यहाँ एंड में पूछा हुआ है, डू यू एग्री विद अबव रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इफ नॉट प्रिपेयर करेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे क्वेश्चन में पूछा भी होगा, प्लस एक आपको अपने नॉलेज से, अपने एक्यूमेंट से इसको जज करना है कि इसमें सही है कि गलत है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने आपको बताया है कि ये कैश बुक का समराइज फॉर्मेट होता है। तो इसका मतलब इसमें ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस होना चाहिए था और क्लोजिंग होना चाहिए था। तो यहाँ देखेंगे अगर आप, ना ओपनिंग आ रहा है ना क्लोजिंग आ रहा है, पहली गलती। उसके बाद ये जो सब्सक्रिप्शन की फिगर्स दे रखी है 60,500, हम इस पर भी आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। बस हम ये वाले फिगर्स पकड़ेंगे, 60,000, 30,000, 2,500, सॉरी 60,000, 3,000, 2,500, ओके। फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग तो चलो रिसिप्ट हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है। एक्सेस कैश स्पेंट, ये क्या चीज़ है? ये कुछ गलती है, ये बाद में पता लगेगा, एडजस्टमेंट में ज़रूर इसके बारे में कुछ कहा होगा। फिर डेफिसिट आ रहा है 3,500, तो भाई डेफिसिट और सरप्लस तो हमारा उसमें आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बनाने वाले ने रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर की खिचड़ी कर दी, ठीक है। फिर ऑनोरेरियम ठीक हो सकता है, एक्सपेंसेस ठीक हो सकते हैं, न्यू बस की जो परचेज़ है ये ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अब भाई लॉस तो हम अपना एक्सपेंडिचर में बुक करते हैं, पेमेंट में थोड़ी करते हैं। पेमेंट में तो अगर हमने कोई सामान नया फर्नीचर ख़रीदा तो परचेज़ ऑफ न्यू फर्नीचर वो अमाउंट इधर आएगा। और अगर कोई फर्नीचर सेल किया तो रिसिप्ट साइड पे उसका सेल आएगा, कि जैसे सेल ऑफ फर्नीचर। अब मान लो यहाँ पे फर्नीचर का कॉस्ट था 1,000 रुपीज़, बेचते टाइम लॉस हुआ 400 का, इसका मतलब ये फर्नीचर हमने 600 रुपये में बेचा होगा। तो यहाँ पे आना चाहिए सेल ऑफ फर्नीचर 600 रुपये, जो यहाँ पे हमने गलत लिख रखा है 400। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जिससे हमें पता लगा कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गलत बना हुआ है, जिसे हम बाद में अभी ठीक करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कुछ हमें एडिशनल इन्फो दिया है, एडिशनल इन्फो दिया है, इसके अंदर हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, फिर हमें कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, फिर हमें और एक दो पॉइंट दे रखे हैं, और एंड में हमसे पूछा गया है कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट सही है कि गलत है। भाई ये तो गलत है, और अगर ये गलत है तो प्रिपेयर करेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है जी, बना देंगे। और साथ में क्या कहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, ठीक है, वो भी बना देंगे। और क्या कहा है, बैलेंस शीट भी बना के दो, ठीक है। तो ये सब तो हम ऐसे भी बनाते हैं। और इसके अलावा एक हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट और बनेगी, वो हम वर्किंग नोट्स में रखेंगे। तो इसका फॉर्मेट मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है, ताकि अभी एक्सप्लेनेशन के टाइम आपका और हमारा टाइम ना वेस्ट हो। एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से करना है, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अपने ड्रॉ कर लो, फिर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर लो, उसके बाद आपको एक क्लोजिंग बैलेंस शीट चाहिए, आप वो बना लो, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर वर्किंग नोट्स में एक आप ओपनिंग बैलेंस शीट रख दो। उसके बाद आगे आपके जो भी शेड्यूल्स या वर्किंग नोट्स बनेंगे वो अलग है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट पकड़ के, वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका मेरा तरीका बताइए, मैं हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करता हूँ। पहले सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को प्लॉट करता हूँ, उसके बाद जो फिर यहाँ बच जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसको हम पकड़ते हैं। उसके बाद हम सब अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं और सबको बैलेंस शीट में क्लोजिंग में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, सारे बैलेंसेस को। और फाइनली हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाता है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके,
तो लेट्स स्टार्ट विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हमें दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब के ओपनिंग बैलेंसेस दिए। क्या दिए? कैश इन हैंड दिया है 500 रुपये। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 27,000। ये जो पासबुक बोला है ना, इसके पीछे कोई कहानी है। अभी देखो अगली लाइन में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर एक्सपेंसेस 300 रुपये। तो ये एनपीओ के क्वेश्चन में एक छोटा सा आपको बीआरएस का क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि जो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश एंड बैंक बैलेंस यूज़ करते हैं वो एज़ पर बुक्स होते हैं, बट इन्होंने एज़ पर पासबुक दे दिया। तो अभी इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर है फर्नीचर दिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, ठीक है, नॉर्मल है। उसके बाद हमें दिया है क्लोजिंग बैलेंस, उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल का कुछ स्टॉक दिया है। फिर वापस से हमें बैंक बैलेंस दिया है एज़ पर पासबुक, और फिर हमें एक एडजस्टमेंट और दी है बीआरएस से रिलेटेड। और हमें यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग में कैश बैलेंस नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पे हम क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस लिखेंगे, तो बैंक बैलेंस ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे और कैश बैलेंस इसमें हमारा वो होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है। इसके बाद क्या है? कैश एक्सेस पेंड। चलो ये सब तो ठीक है। तो सबसे पहले हम ये अपना बीआरएस वाला एडजस्टमेंट पूरा करते हैं। ओके। अच्छा, ये चालू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम ऐसा ही कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट आया था। ये रहा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन में मैंने आपसे एक नोट लिखवाया था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब यहाँ पे हमें पहले से ही ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया था। इसका मतलब ये बैलेंस एज पर कैश बुक ही है। तो हमारे पास अगर पासबुक का बैलेंस ही नहीं है तो हम ये एडजस्टमेंट यूज़ करके क्यों उसको कन्वर्ट करेंगे कैश बुक में, जो ऑलरेडी हमें कैश बैलेंस दे रखा है एज़ पर बुक। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ छेड़ा नहीं था और एक नोट दे दिया था इसके रिगार्डिंग कि नो एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बट हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमें बैलेंस दिया हुआ है पासबुक के हिसाब से। समझ में आया? ये एक वो है, ट्रैप है। इसमें कई बार मैंने देखा है बच्चे फंस जाते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर रखना अपना। ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, अभी हमें दे रखा है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमें निकालना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके। ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कितना दिए? 27,9500। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट क्या दी है? हमें एडजस्टमेंट दी है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मतलब आपने किसी को चेक इशू किया है, लेकिन जिसको आपने चेक दिया उसने अभी तक बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं किया। तो मतलब आपने अपने यहाँ तो एंट्री करके उसके पैसे कम कर दिए, तो आपने अपने यहाँ तो बैंक कम कर दिया 300 रुपये से, लेकिन जो आपके एक्चुअल बैंक है जहाँ पे अभी तक वो आदमी पहुँचा नहीं चेक लेके, वो तो उतना ही बैलेंस शो कर रहे हैं। और मान लो, सपोज करो यहाँ एग्जाम्पल में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड की जगह आता है चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो यहाँ पे लिखा होता है चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। इसका मतलब आपको आदमी से चेक मिल गया, लेकिन आपने अभी तक अपनी बैंक में नहीं डाला, और जब तक आप वो चेक अपनी बैंक में नहीं डालोगे तो बैंक वालों को पता कैसे लगेगा कि आपका बैलेंस बढ़ाना है इतने अमाउंट से। ठीक है। तो अगर इस तरह कोई सिचुएशन होती तो आप उसको प्लस कर देते। आप अपने, अभी आपका 27,000 रुपये है, जैसे ही आप 300 रुपये का चेक डालोगे बैलेंस आपका 27,300 हो जाएगा।
ठीक है, ये इस एडजस्टमेंट में। लेकिन ये एक मैंने आपको बस एक समझाने के लिए एग्जांपल दिया है। अभी हमारे हाथ में जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है कि आपने तो चेक इशू कर रखा है, मतलब किसी को पैसे दे रखे हैं, मतलब आप 27,000 में 300 माइनस करोगे। ओके, तो सिमिलरली नीचे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्लोजिंग बैलेंस में आप 200 माइनस करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। जिसको बीआरएस अच्छे से आता है तो उसके लिए तो अभी उसको नींद आ रही होगी, उसको सिली लग रहा होगा, लेकिन जिसको बीआरएस का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, बीआरएस हुआ आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, 11th में पढ़ा होगा, बाद में सीपीटी या फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। तो ये हुआ आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ओ सॉरी कैश बुक। ठीक है, अब इन बैलेंसेस को हम अपना पोस्ट कर देंगे। तो बैलेंस शीट लेते हैं, इसमें कोई भी आइटम ऐसी तो है नहीं जो हमें रिसिप्ट, हाँ रिसिप्ट में जाएंगे ना, ओपनिंग बैलेंसेस जाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ हम डालेंगे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, कैश कितना बताया था, ओपनिंग 500, बैंक अभी हमने कितना कैलकुलेट किया 26,700। ये हुआ आपका 27,200। ऐसे ही हमारा एक क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग कैश एंड बैंक। कैश बैलेंस अभी मेरे पास है नहीं, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा, और बैंक हम मेरे को दे रखा है 9300, और अभी मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखूँगा टोटल में, ये देखो 9300। ओके, और अब मैं अपना बैलेंस शीट ले लेता हूँ। बैलेंस शीट है ये मेरी दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है मेरी 31 मार्च 1986। यहाँ लिख भी देता हूँ क्लोजिंग, ताकि ध्यान रहे ओपनिंग के फिगर क्लोजिंग में ना डाल दूँ और क्लोजिंग के ओपनिंग में ना डाल दूँ। यहाँ भी लिख देते हैं, कई बार ऐसे बच्चे गलती कर देते हैं, आप मत करना प्लीज़। दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब, ये हो गया हमारा 1 अप्रैल 1985, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें कितना अमाउंट बता रखा था कैश एंड बैंक का, कैश 500, बैंक अकाउंट 26,700। ओके, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आ रहा था, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी कैश की फिगर तो है ही नहीं मेरे हाथ में, तो कैश अभी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, बाद में जब मेरे को बैलेंस मिलेगा तब मैं वो बैलेंस यहाँ पे डाल दूँगा। और अभी मैं अपना बैंक अकाउंट डाल देता हूँ। बैंक अकाउंट में मेरे कितने हैं 9300। ओके, ये रहा, डन। तो ये हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया। फाइन, अब हम अपना नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे जो है फर्नीचर 2000 रुपीज़। ओके, तो अब हमको फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2000 रुपये, और क्लोजिंग बैलेंस में अगर हम देखें तो हमें फर्नीचर कहीं भी नहीं दे रखा, और अगर कहीं कुछ डिप्रिसिएशन के बारे में बताया फर्नीचर पे वो भी नहीं बता रखा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखें फर्नीचर से रिलेटेड कोई एंट्री है तो ये रहा,
लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 400, मतलब 1000 रुपीज़ का कॉस्टिंग का फर्नीचर हमने सेल कर दिया, 400 रुपये के नुकसान पे किया, मतलब 600 रुपये हमें कैश आया, 400 का लॉस हुआ, 1000 पूरे हो गए। और जो ये 2000 रुपये का हमारा ओपनिंग बैलेंस था, अब ये क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ 1000 रुपये रह जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हम एक अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स सबके देने बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही सारा आंसर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वर्किंग नोट तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 2000 रुपीज़। ठीक है, फिर आपका लॉस ऑन फर्नीचर, $400, और ये फर्नीचर आपने बेचा कितने में, बाय कैश रिसीव्ड 600 रुपये। और अब आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 1000 रुपीज़। ओके, अब हम इसको पोस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ आप लिख दो फर्नीचर 2000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस जाएगा फर्नीचर 1000। ठीक है, ये दो हो गए। अब आपका लॉस ऑन फर्नीचर, लॉस ऑन फर्नीचर क्या है हमारे लिए, खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर में हम यहाँ डाल देते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना 400। और हमने जब फर्नीचर सेल किया तो हमें कुछ पैसा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो सेल ऑफ फर्नीचर, कितना रुपए मिला था, 600 रुपये। ओके, तो चारों अकाउंट में हमारा जो जो भी पॉसिबल फिगर्स थी हम डाल सकते थे, हमने डाल दिया। तो फर्नीचर से रिलेटेड हमारी जो एडजस्टमेंट है डेट इज़ नाउ ओवर। तो यहाँ एक टिक मार दो, यहाँ फर्नीचर पे एक टिक कर दो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है वो है स्पोर्ट्स मटेरियल का। ठीक है, हमें कुछ स्टॉक बता रखा है, ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना बचा था, 7500। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक भी बता रहे हैं, वो है 2000 रुपीज़। और स्पोर्ट्स, हम जिससे स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदते हैं, जो हमारे सप्लायर हैं, जो हमारे क्रेडिटर हो गए, तो उनका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल कुछ सेल नहीं किया, कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदा है, ये रहा। एक्सपेंसेस के अंदर 7000 में लिखा है इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ₹3000, मतलब 4000 के आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस है और 3000 रुपीज़ का आपका स्पोर्ट्स मटेरियल का परचेज़ है। ओके, तो हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि कंजम्पशन कितनी हुई स्पोर्ट्स मटेरियल की, उसी को हम अपना एक्सपेंडिचर के अंदर बुक करेंगे ना, एक्सपेंस फॉर द ईयर, स्टॉक कंजम्पशन किसका, स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, ये कैलकुलेट होगा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू आपका कंजम्पशन। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है आपका 7500, क्लोजिंग है 2000, 7500 2000, और परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज है हमारा 3000 का। ओके, ये हो गया हमारा 8500। तो 8500 का हमारा टोटल कंजम्पशन है। अच्छा, अब एक चीज़ है, पिछले क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारा परचेज ड्यूरिंग द ईयर का फिगर है, ये हमने ऐसे डायरेक्टली नहीं लिया था, हमने एक अकाउंट बनाया था, किसका, क्रेडिटर्स का।
और फिर उसके अंदर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बना था उसको हमने परचेज ड्यूरिंग द ईयर माना। तो हो सकता है कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि लास्ट टाइम हमने डायरेक्टली नहीं लिया, इस बार हमने डायरेक्टली क्यों लिया। तो उसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर ये हमने क्रेडिटर्स का एक कैंटीन अकाउंट बनाया था, ठीक है। इसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा था और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था। तब हमने यहाँ पे जितना भी हमारा कैश पेमेंट हुआ था, फिर हमारा डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर परचेज हमने माना। अगर ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग हमारा 0-0 होता, ये भी 0 ये भी 0, तो इसका मतलब जितना कैश पे किया उतना ही परचेज हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ? ये फंड है। अब इधर भी आप देख लो, जैसे आप बना लो क्रेडिटर्स अकाउंट स्पोर्ट्स मटेरियल। क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे होता है, ओपनिंग बैलेंस नील है, क्लोजिंग बैलेंस नील है। और आपने कितना कैश पे किया? 3000 पे किया, तो कैश पे करोगे, क्रेडिटर को डेबिट करोगे, क्रेडिटर टू कैश, ठीक है। तो क्रेडिटर टू कैश कितना पे किया? 3000। तो यहाँ पे आपका जो परचेजेज है, बैलेंसिंग फिगर कितना हुआ? 3000। समझ में आया? ये फंड है और ये आपका इधर आ गया, इसलिए हमने डायरेक्ट अब की बार 3000 लिया, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारे ओपनिंग क्लोजिंग नील है, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, बट यही इसी को ही हम फंडा बोलते हैं अकाउंट्स का। ये फंडास जिसके क्लियर होते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होती अकाउंट्स में, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया। अब हम इसको अपना अकाउंट्स में डाल देते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं। ओपनिंग 7500 है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टॉक मेरा 7500, क्लोजिंग मेरा 2000 है, ओके। अब रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, मैंने 7000 का पेमेंट किया था, 3000 का स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, 4000 का एक्सपेंसेस के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको बाइफिकेट कर देता हूँ। एक्सपेंसेस मैंने पे किए हैं 4000 और स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए मैंने पे किए है 3000। और अब एक्सपेंडिचर में मैं कितना मानूंगा? स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन, ये मैंने कंज्यूम किया 8500, ठीक है, ओके। तो ये मेरा एडजस्टमेंट हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ओके। तो फाइनली अब मेरा एक ही एडजस्टमेंट बचा है, ये है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस मेरे सारे फिनिश हो चुके, क्लोजिंग में एक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बाकी ये है, ये 3 अकाउंट, ठीक है। तो लेट्स प्रिपेयर ए सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम अपना करने के लिए पहले इसका हम पूरा फॉर्मेट अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको पता ही है सब्सक्रिप्शन 2 टाइप से हम रिसीव कर सकते हैं। एक तो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिल सकता है और एक हो सकता है कि हमारा कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो, मतलब जो अभी हमें मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं और बाद में कभी मिल जाए, जो कि एसेट है, ठीक है। तो अगर मेरा कोई सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरा करंट एसेट है और करंट एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो ऐसा अगर कोई सब्सक्रिप्शन मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा तो मैं उसको यहाँ डेबिट साइड पे लिखूँगा। तो ये हुआ मेरा टू ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल, ठीक है। और जब मैं इसको क्लोज करूँगा, कैरी फॉरवर्ड करूँगा, कैरी डाउन करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा
बाय, ये हो गया हमारा बाय टू ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और ये हमारा बाय क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ओके, ऐसे ही अगर कोई सब्सक्रिप्शन मैंने एडवांस में ले रखा है तो एडवांस में लिया तो मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको हम यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिट साइड पे लेके आएंगे उसका बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, और उसको हम क्लोजिंग जब करेंगे उसका तो वो डेबिट साइड पे आएगा, कैरी फॉरवर्ड होके टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके, अब ठीक है। अब अगर सब्सक्रिप्शन मैं कुछ कैश में रिसीव करता हूँ तो कैश आया, कैश पड़ा मतलब मेरा कैश डेबिट हो गया टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो उसको अगर मैं यहाँ एंट्री इधर लिखूँगा तो यहाँ पे आएगा मेरा बाय कैश, और कैश को मैं कह सकता हूँ रिसिप्टेंट पेमेंट, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम नेचर का है, मेरी इनकम है, तो इसको मैं हमेशा पीएनएल में क्रेडिट करूँगा, तो सब्सक्रिप्शन टू, और यहाँ मेरे पीएनएल को मैं बोलता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सब मेरे, ये अभी मैंने एक एक आपको इसलिए समझाया ताकि आपको याद रहे, रट्टा नहीं मारना है कुछ भी, लॉजिक के साथ। ये एसेट है इसलिए डेबिट साइड पे, ये क्रेडिट, ये लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस है, रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ क्यों है, क्योंकि एंट्री ऐसे है, कैश रिसीव होता है तो कैश डेबिट होते हैं, ठीक है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे दे रखा था क्लोजिंग बैलेंस में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 350, तो मेरा जो क्लोजिंग रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन है जो कि आउटस्टैंडिंग जिसको मैं कह सकता हूँ ये 350 होगा, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 170। ओके, तो जो मेरा क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन हुआ वो 170 हो गया। अब कुछ डाटा मेरे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, तो अभी मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की इस फिगर को मान नहीं रहा। अगर मेरा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करेक्ट होता तो मैं 60,500 को सीधा यहाँ लिख देता, लेकिन मेरे को पता है कि मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गलत बना हुआ है, तो मैं अभी इसको नहीं कंसिडर कर रहा। ओके, तो लेट्स सी क्या है पहली आइटम, एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। एनुअल इनकम मतलब जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फॉर द ईयर हिट करना चाहिए अमाउंट, वो अमाउंट है। तो ये 60,000 मेरा इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद है ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड दिस ईयर। 3,000 रुपीज़ मेरा पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जो मेरे को इस साल रिसीव हुआ, तो ये 3,000 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में। लेस प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर मतलब मेरे को लास्ट ईयर 2500, लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 2500 मेरा एडवांस में मेरे को मिला हुआ था, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर मेरे को इस ईयर का सब्सक्रिप्शन 2500 एडवांस मिला हुआ है। अभी जैसे हम बना रहे हैं 31 मार्च 1986 ना, तो ये इसका मतलब ईयर 84-85 में मेरे को ये 85-86 का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है इतना, ठीक है। तो यहाँ एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरा 2500 हो गया। तो अब मैं अपना बैलेंसिंग फिगर निकाल लेता हूँ जो कि मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हिट होना चाहिए। तो ये हो गया 63,170, और अभी इसमें से मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ, 63,170 माइनस 2500 माइनस 350, ये हो गया मेरा 60,320, ठीक है। और अब मैं एक एक करके इसको अपने बैलेंस शीट, इनकम, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पोस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश रिसीव हुआ है, कैश टू सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट 60,320। ओके, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेरे को 60,000 लेना है, तो इनकम में मैं यहाँ डाल देता हूँ सब्सक्रिप्शन इनकम 60,000, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो एसेट साइड लेके जाना है वो है 3,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग,
और जो लाइबिलिटी साइड लेके जाना है वो है 2500। ठीक है। क्लोजिंग में 350 लेके जाना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मेरा लायबिलिटी है 170। ठीक है, हो गया सब्सक्रिप्शन का। तो जितना भी मेरा ये ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह दे रखा था ये सारा मेरा फिनिश हो गया। अब ये हम पढ़ते हैं अगला एडजस्टमेंट क्या है, कैश एक्सेस स्पेंट वाला। यहाँ लिखा है कैश एक्सेस स्पेंट रिप्रेजेंट ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी नॉट विदड्रॉन ड्यू टू कैश डेफिसिट। हिज एनुअल ऑनोरेरियम इज़ ₹10,000। एक यहाँ पे हमें दे रखा था पेमेंट्स में ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी 10,000। यहाँ इन्होंने एडजस्टमेंट में लिख रखा है कि यहाँ पे कैश एक्सेस स्पेंट है ना 1000, जब मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क भी मारा था तो ये चीज़ है कि सेक्रेटरी को पूरे साल में जो देना था वो तो था 10,000 रुपये देना था, लेकिन 1,000 रुपये उनके पास शॉर्ट पड़ रहे थे तो उन्होंने सेक्रेटरी को कितने दिए 9,000 रुपीज़। तो इसकी पेमेंट कितनी हुई 9,000 की पेमेंट हुई। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं पेमेंट्स में पहले ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी कितना 9,000। तो फिर वो 1,000 का क्या होगा, वो आउटस्टैंडिंग खड़ा रह जाएगा, बाद में दे देंगे। ठीक है, ऑनोरेरियम पेबल। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,000 रुपीज़ वो मेरा लाइबिलिटी में खड़ा हो गया। अच्छा, मैं पूरे साल का एक्सपेंस कितना बुक करूँगा, एक्सपेंस तो मैं पूरा 10,000 का ही बुक करूँगा। ऑनोरेरियम कितना 10,000। क्लियर है, इजी एडजस्टमेंट है। अगली एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन बस हैज़ टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 20%। बस पे डेप्रिसिएशन देना है 20% के रेट पे। बस मेरे को दे नहीं रखी है ओपनिंग बैलेंस में, इसका मतलब या तो मेरे पास कोई डेप्रिसिएशन दे रखा होगा बस का, या कोई नई बस परचेज़ करी है, ये रही न्यू बस परचेज़ की है। प्लस यहाँ पे लिखा है लेस प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड बस 15,000। तो इसका मतलब हमारे पास एसेट्स में पहले एक ओल्ड बस भी थी जिसका कोई जिक्र यहाँ पे इन्होंने किया नहीं है ओपनिंग बैलेंसेस में। ठीक है, और तो ये मेरे को कितने की बस पड़ी 75,000 प्लस 15,000 90,000 की मेरे को नई बस पड़ी। ओके, तो अब हम उस पर एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये छोटी सी एडजस्टमेंट है लेकिन हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम बस का डेप्रिसिएशन और रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बस का डेप्रिसिएशन एंड रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 1986। तो सबसे पहले तो हमारी परचेज वैल्यू क्या है, परचेज कॉस्ट क्या है, न्यू बस परचेज वो है 75,000 प्लस 15,000, ये हो गया 90,000। ओके, अब इस पर हमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है 20%, जो कि हो गया मेरा 18,000। तो क्लोजिंग वैल्यू क्या रही बस की 72,000। ओके, तो अब मैं जो ये 90,000 है ये तो मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालूंगा कि मैंने इतने में पे करके एक्सपेंडिचर करके बस खरीदी, इतना मैंने पेमेंट करके बस खरीदी।
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं ये डेप्रिसिएशन डालूंगा कि मेरे पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है बस का 18,000 लगा। और बैलेंस शीट में क्लोजिंग वैल्यू डालूंगा 72,000। इसके बाद हम आएंगे पुरानी बस के ऊपर। पहले हम इतना कर देते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में मैंने कितने पैसे दिए बस खरीदने के? मैंने पूरे 90,000 दिए। न्यू बस परचेज्ड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर मेरा डेप्रिसिएशन हुआ कितने का? 18,000। बैलेंस शीट में बस मेरे सामने खड़ी आ गई कितने की? 72,000। ठीक है। अब हम बात करते हैं ओल्ड बस की। यहाँ लिखा है ओल्ड बस 15,000 में बेची गई। तो मतलब 15,000 रुपये मेरे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट में आए। रिसिप्ट में 15,000 मेरे को डालना चाहिए। ठीक है। और मेरे पास कोई ओपनिंग बैलेंस दे नहीं रखा था बस का, तो मतलब यही मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा। तो मैं ये समझ लेता हूँ कि जो मेरा डेप्रिसिएशन है वो सब चार्ज वार्ज करके ये अमाउंट आ रहा होगा। ठीक है। और ओपनिंग वैल्यू ऑफ बस मैं 15,000 समझता हूँ। और यही समझता हूँ कि साल के शुरू में पहले दिन ही मैंने अपनी बस सेल करके नई बस परचेज़ कर ली। ठीक है। तो इसका एक नोट दे देंगे कि हम इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बस। ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, वी आर एज्यूमिंग that bus sold for 15,000 is after all adjustments for depreciation. ठीक है। So we are taking 15,000 as opening value of bus, therefore profit and loss is equal to 0. ओके। क्योंकि सेल प्राइस भी 15,000 और मेरी वैल्यू भी 15,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस 0। तो रिसिप्ट मेरे को 15,000 आए, सेल ऑफ ओल्ड बस 15,000। ठीक है। और इतने अमाउंट से मेरा यहाँ एसेट में खड़ा कर देता हूँ बस 15,000। ठीक है। अगर आपको शौक है अपना टाइम ख़राब करने का पेपर में, तो आप इस एजम्पशन के अंदर डेप्रिसिएशन एजम्पशन, अभी तो हमने एजम्पशन ले ली कि डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करने की ज़रूरत नहीं, सारी एडजस्टमेंट हो गई। आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर सकते थे। ठीक है। उसमें कोई वो नहीं था। आप लेकिन क्वेश्चन में आपकी वर्किंग स्टेप्स बढ़ जाते। बेस्ट यही है कि आप इसमें जब आपको ओपनिंग वैल्यू कुछ बता ही नहीं रखी, तो आप यही समझो कि 1 तारीख को ही आपने बस बेच दी, उस पर कोई डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं है। ठीक है। और ये हो गया सेल ऑफ ओल्ड बस। हमने ओपनिंग वैल्यू में भी डाल दिया बस को, तो ये बस की एडजस्टमेंट भी हमारी फिनिश हो गई। ओके। तो सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने पकड़ लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब इधर देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट मैंने सारा पकड़ लिया। ठीक है। रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन पकड़ लिया। अदर फीस मेरे को कुछ रिसिप्ट आई है, तो अदर फीस कितना? 6,500। तो ये 6,500 मैं अपनी इनकम में भी ले लेता हूँ। अदर फीस 6,500। ठीक है। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है ये मेरे को पैसा आया है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20,000। अब आप ये बताओ, क्या ये मेरी इनकम है डोनेशन फॉर बिल्डिंग? बोलो। अब आपको देखने में तो लग रहा है भाई पैसे आए हैं, खर्चा कुछ किया नहीं, जेब में आ गए, तो इनकम ही होगी।
नहीं, ये इनकम नहीं है, ये आपको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया गया है, तो आप इसको एक बिल्डिंग फंड बनाओगे, ठीक है, बिल्डिंग फंड क्रिएट करोगे। ये मैं अभी आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 में ये सारा एक्सप्लेन करूँगा फंड अकाउंटिंग का, ठीक है। तो एक बिल्डिंग फंड अकाउंट क्रिएट करोगे और ये पैसा आप उसमें डाल के रखोगे, और जिस दिन आपकी बिल्डिंग बन जाएगी उस दिन आप ये पैसा बिल्डिंग फंड से उठा के जनरल रिजर्व फंड में डाल दोगे। तो अभी इतना दिमाग मत चलाओ, अभी बस इतना ही समझो कि इस तरह का कोई स्पेसिफिक डोनेशन होता है, उस स्पेसिफिक डोनेशन का एक स्पेसिफिक फंड बना के वो पैसा उसमें पार्क कर दो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बिल्डिंग फंड, तब आपको ये मैं अच्छे से पूरा क्लियर कर दूंगा। तो अभी रिसिप्ट तो मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे बिल्डिंग फंड बना देता हूँ एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कितना अमाउंट का? 20,000। नेक्स्ट मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट में एंट्री है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9% पर एनम। कितना? 900 रुपीज़। तो ये कह रहे हैं कि मुझे ब्याज मिला है 9% के हिसाब से 900 रुपये। तो ब्याज तो तब मिलेगा ना जब मेरी कोई इन्वेस्टमेंट होगी, और मेरे को यहाँ इन्होंने कुछ बताया ही नहीं था ओपनिंग बैलेंस में कि मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको अपना सीए बुद्धि लगाना पड़ेगा और आपको खुद बैक कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके पास कितने की इन्वेस्टमेंट थी। तो ये हम अपना वर्किंग नोट्स में बनाएंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कितना मिला? 900 रुपये। रेट कितना है? 9%, ठीक है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो कितना है? 900 डिवाइड बाय 9%। इसका मतलब हुआ आपका 900 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, ये हुआ आपका 10,000, ठीक है। समझ में आया? सिंपल मैथमेटिक्स है एंड नथिंग एल्स। तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे 9% के हिसाब से 900 रुपये ब्याज मिला। तो ये जो 10,000 की इन्वेस्टमेंट है ये आपके पास साल के शुरू में भी होगी, तभी तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिला ना। तो ये ओपनिंग बैलेंस में आप डाल दो, इन्वेस्टमेंट कितनी? 10,000। यही अभी हमने कहीं पे क्वेश्चन में ये तो पढ़ा नहीं कि इन्वेस्टमेंट आपकी सेल हुई है कि क्या हुआ है, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस भी आपका इतना ही रहेगा इन्वेस्टमेंट का। कितना? 10,000। और आपने कुछ इंटरेस्ट कमाया 900 का, तो सबसे पहले तो रिसिप्ट में डाल दो आपको पैसे आए हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड 900, ठीक है। और इनकम में इसको पकड़ लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड 900, ओके। सपोज करो बाय चांस आपको ये यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दिया होता 900 रुपये मिले, और ये चीज़ आपको यहाँ एडजस्टमेंट में दी होती, तो इसका मतलब ये होता कि ये पैसा आपका एक्रू हो गया, ठीक है, लेकिन अभी तक मिला नहीं। तो फिर इस केस में हम इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में ना डाल के यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड 900 रुपये लिखते, ठीक है। अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको और बेटर क्लियर समझ में आएगा, बाकी समझ जाओ। ये भी हमारा हो गया। डेफिसिट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही गलत बना था तो उसकी ये गलती है, क्योंकि डेफिसिट और सरप्लस डेफिसिट होता है आपका इनकम एक्सपेंडिचर में, ना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो ये मेरे ख्याल से हमारा पूरा हो चुका है रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब हम इसमें अपना क्लोजिंग कैश बैलेंस का फिगर निकालेंगे, ओके। चलो अब हम इसका टोटलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो इसमें हमको अपना कैश फिगर निकालना था, बैलेंसिंग कितना था। तो उसके लिए हम पहले ये कॉलम अपना टोटल करते हैं, रिसिप्ट साइड। $27,200 प्लस 600, 60,320, 15,000, 6,500, 20,000 और 900, 135,20, ठीक है। अब इसके अंदर से हम ये माइनस करेंगे 4,000, 3,000, 9,000,
90,000 और 9300, 15,220। तो 15,220 प्लस 9300 ये हो गया 24,520। ओके, अब ये जो 15,220 का हमारा कैश है, हम इसको यहाँ पे अपना डाल देते हैं, जो हमने जगह खाली छोड़ी थी अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, 15,220। ओके, अब हम देखते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अब हमें सरप्लस और डेफिसिट निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमने सारी इनकम और सारे एक्सपेंस पकड़ लिए। वो आप कैसे देखोगे? डेफिनेटली कोई भी आपका इनकम है या एक्सपेंडिचर है वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के थ्रू तो होके निकल ही रहा होगा। ठीक है, जैसे सेल ऑफ फर्नीचर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई। सेल ऑफ ओल्ड बस, अदर फीस आ गई। डोनेशन फील्डिंग कैपिटल में चला गया, बैलेंस शीट में चला गया, बिल्डिंग फंड में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये आ गया। ठीक है, पेमेंट में एक्सपेंसेस 4,000 एक्सपेंसेस आपके रह गए। देखा, ऐसे हमने पकड़ लिया ना। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल, ये मेरा यहाँ आ गया स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड। ऑनोरेरियम आ गया मेरा। न्यू बस परचेज का डिप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, और ये जो फर्नीचर सेल किया था इसका जो लॉस है वो इधर मैंने पकड़ लिया। तो इसका मतलब मैंने मोटा मोटा अपना सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर ठीक से बना रखा है। तो पहले मैं अपना इनकम साइड कैलकुलेट कर लेता हूँ। 60,000 प्लस 6,500 प्लस 900, ये हो गया मेरा 67,400। अब इसमें मैं माइनस करता हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ऑनोरेरियम, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस, 26,500। तो ये 26,500 क्या है? मेरा सरप्लस, जो पैसा बच गया। ओके, अब हम इस सरप्लस को कहाँ लेके जाएंगे? अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट। एक तो मेरे को चाहिए ओपनिंग बैलेंस, फिर मेरे को चाहिए सरप्लस, फिर कुछ अगर मेरे को ट्रांसफ़र आया है फ्रॉम ट्रांसफ़र टू जर्नल फंड। ठीक है, ऐसा कोई ट्रांसफ़र तो आया नहीं। सरप्लस मेरे पास आया हुआ है 26,500। ओपनिंग बैलेंस मेरे को चाहिए, ओपनिंग बैलेंस मेरे को यहाँ नीचे से मिलेगा। तो मैं पहले एसेट कैलकुलेट करता हूँ, फिर उसमें ये लाइबिलिटी माइनस करता हूँ, तो मेरे को ये बैलेंस आ जाएगा मेरा। तो पहले मैं अपना एसेट साइड कैलकुलेट कर लूँ। 2,000 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 26,700 प्लस 3,000 प्लस 10,000, ये हो गया मेरा 64,700। ओके, माइनस 2,500, 62,200, ये हो गया मेरा कैपिटल फंड का बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो ये कैपिटल फंड को मैं यहाँ लेके जाता हूँ ओपनिंग बैलेंस में। 62,200, तो मेरा टोटल हुआ अब कैपिटल अकाउंट का सरप्लस ऐड करके 26,500, 88,700। ओके, तो अब मैं इन दोनों को कैलकुलेट कर लेता हूँ। होपफुली दोनों मेरा मैच करेगा, दोनों टैली होने चाहिए। 88,700 प्लस 170 प्लस 1,000 प्लस 20,000, 109,870, 109,870। अब मैं अपना एसेट साइड कैलकुलेट करता हूँ। 1,000, 2,000, 72,000,
15 to 20, 9300, 350, 10,000, 109870. यस, ओके, बैलेंस शीट मैच हो गया, तो मतलब सब ठीक है होपफुली। अब हम क्या करते हैं, क्विकली जितने भी हमने वर्किंग नोट्स बनाए हैं इनको एक नंबरिंग दे देते हैं। सबसे पहला मेरा ये बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट 1, ठीक है। फिर है ये वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4, 5। ये कोई वर्किंग नोट नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना। वर्किंग नोट 6, प्रोसेस एंड सेल ऑन फोल्ड बस, ये हुआ वर्किंग नोट 7। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सॉरी ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन है, क्योंकि इस वर्किंग नोट में तो हमने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैलकुलेट किया था ना। अब हमने ये देखना है कि वर्किंग नोट 1 के अंदर हमने क्या कैलकुलेट किया था, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड हमने कहाँ यूज़ किया, इधर किया, तो यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नोट 1, ठीक है। फिर फर्नीचर में हमने क्या कैलकुलेट किया, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमने कहाँ यूज़ किया, इधर यूज़ किया, तो इसको दे दो आप वर्किंग नोट 2। फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैलकुलेट किया, 60,320। तो आप अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आओ, यहाँ पे दे दो वर्किंग नोट 3, ठीक है। उसके बाद बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, तो ये आपने जो कैलकुलेट किया है कई जगह यूज़ हुआ है आपका। सबसे पहले आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यूज़ हुआ है, यहाँ आप दे दो वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट 4, ठीक है। फिर आपका बैलेंस शीट में यूज़ हुआ है, वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 4, ओके। इसके बाद ये स्टॉक कंजम्पशन वर्किंग नोट 5, ये आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने यूज़ किया था, ये रहा। उसके बाद बस का डेप्रिसिएशन, बस की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, वर्किंग नोट 6, तो ये आपका वर्किंग नोट 6, और जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करी वो ये रहा, वर्किंग नोट 6। सेवन कुछ नहीं है इतना खास इसमें। वर्किंग नोट 8 में हमने इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया, तो इन्वेस्टमेंट का जो यहाँ पे आपका अमाउंट आ रहा है वर्किंग नोट 8 की कृपा है, वर्किंग नोट 8, ठीक है। तो इसके साथ अब जाके ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, पूरा वेल अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ। इस तरह अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया एग्ज़ाम में तो आपको पूरे मार्क्स मिलने, एक नंबर भी कहीं कटने की स्कोप नहीं है। कोई छोटी सी छोटी बात हो ना तो उसका भी आप एजम्पशन या वर्किंग नोट बना के आओ एग्ज़ाम में, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप करने की कोशिश करो, कहीं पे समझ में नहीं आता तो वापस से आप वीडियो को देखो और देखो हमने इसको कैसे किया था सॉल्व। तो एक बार आप वीडियो की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके अपने आप सॉल्व करो, फिर एक बार और इस क्वेश्चन को करो बिना कोई हेल्प लिए, ठीक है। और टाइमर के साथ विदिन 30 मिनट्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।